प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उस चैप्टर के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जितने भी हमारे बुक में गद्यांश दिए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको बिना लिखे हुए बिना देखे हुए आपको देखिए बिना पढ़े हुए आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको देखिए करना है क्या, आप अगर पूरे वीडियो को देख लेंगे तो 100% गारंटी देता हूं कि आपको अगर इस चैप्टर से आपको कहीं भी गद्यांश पर आधे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए मिलेगा तो आप तुरंत कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको क्वेश्चन पेपर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश हमारा है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। आपको ध्यान से पढ़ना है। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक क्या है, कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या है, रेखांकित आंसर है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये हमारा है गद्यांश। अब देखिए, इस पर में दिए हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का आंसर हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। चाहे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, चाहे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चाहे संदर्भ पूछे, चाहे गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखे, तो आपको वही आंसर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आइए देखते हैं हम इसका आपको कैसे लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको लिख के दिखा रहे हैं, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे इसके पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, यानी जो गद्यांश में दिया है वो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए जो आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये हमारा गद्यांश है तो हम लिखेंगे गद्य खंड। देखिए अगर हमारा पद्यांश दिया रहेगा तो हम पद्य खंड लिखेंगे, लेकिन हमारा गद्यांश रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, गद्य खंड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि गद्यांश जो होता है देखिए वो काव्य होता है, और जो पद्यांश होता है काव्य होता है, लेकिन जो गद्यांश होता है हमारा, जो इस प्रकार से पाठ दिया रहता है पढ़ने के लिए, हमारा गद्यांश होता है। तो आपको लिखना है, इसका आपको कैसे आंसर लिखना है, इसका आंसर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पे लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जिसके लेखक हैं
इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो कि संदर्भ होता है। तो यही संदर्भ आपके पूरे बुक में रहेगा। आपका कोई भी गद्यांश रहे, आपको संदर्भ यही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, फिर अवतरित है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इतना आपको लिखना है। इसका संदर्भ पूछे तब, या फिर जो है गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम पूछे। लिखने का सही तरीका यही है, तब आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बाकी क्वेश्चनों का आंसर हम इसी में से ढूंढ कर लिखेंगे जो गद्यांश हमारा दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखिए अब इन क्वेश्चन का आंसर हमें इसी में से ढूंढ कर लिखना है। तो आपको करना है, देखिए हमें दिया राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको आवश्यक कर्तव्य कहाँ पे दिया हुआ है पूरे इसमें, देखिए कि आपका जो है आवश्यक कर्तव्य कहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे आप इसी में से ढूंढेंगे कि हमारा आवश्यक कर्तव्य कहाँ पे दिया हो, तो आपको मिलेगा, वहीं से आपको इसका आंसर लिख देना है। यहाँ पे देखिए आवश्यक कर्तव्य है, तो आपको लिखना है कि उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतना लिख देना है कि यहाँ पे लिखना है राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस प्रकार से आपका पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो देखिए निर्मूल आपको कैसे, इसका आंसर लिखिए निर्मूल कहाँ पे, यहाँ पे देखिए निर्मूल होती है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखिए इसका आपको लिखना है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर हमें कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो इतना हमें इसकी व्याख्या करना है रेखांकित अंश की। तो इसकी व्याख्या हम लिखते हैं, क्योंकि लिखने पर आपको ज्यादा याद रहेगा, सुनने वाला चीज ज्यादा आपको क्या होता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चनों का आंसर आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन इसका अगर मैं बता दूंगा तो आपको सिर्फ याद, सुन लेंगे तो आपको भूल जाएगा, लेकिन मैं लिख के बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसके रेखांकित अंशों की हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए इसकी हम व्याख्या करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। तो अगर आप चाहें तो आप बुक लेके भी बैठ सकते हैं। देखिए क्योंकि जो जब आप बुक लेके बैठेंगे तभी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए एक बार आप पढ़ लीजिए कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की यथोपंत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो देखिए हम इसकी व्याख्या करते हैं, आप बुक लेके बैठिए। तो देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। अंश की व्याख्या। तो देखिए इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है। आपको लिखना है कि लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है सही तरीके से। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए
कहते हैं कि राष्ट्र की भावना, आपको उसी को थोड़ा विस्तार से लिख देना, बस आपका व्याख्या हो जाएगा। राष्ट्र की भावना का मूल आधार, राष्ट्र की भावना का मूल आधार क्या है? पृथ्वी यानी कि भूमि है। आप चाहे भूमि लिखिए चाहे आप पृथ्वी लिखिए, पृथ्वी है। जिस प्रकार जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, किसी पेड़ की जड़ें क्या होती हैं? जितनी अधिक गहरी होती हैं, जितनी अधिक क्या होती हैं? गहरी होती हैं। जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ें जितनी अधिक गहरी होती, वह पेड़ उतना मजबूत और विकसित होता है। वह पेड़ उतना ही मजबूत और विकसित होता है। उतना ही मजबूत और विकसित होता है। विकसित होता है। उसी तरह राष्ट्र की जड़ें भी अपनी भूमि में गहराई तक जुड़ी होनी चाहिए। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे हम, उसी तरह राष्ट्र की जड़ें भी, राष्ट्र की जड़ें भी अपनी भूमि में क्या होती है? गहरी होनी चाहिए। अपनी भूमि में गहराई तक जुड़ी होनी चाहिए। तक जुड़ी होनी चाहिए। जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं, इसलिए लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी यानी अपने देश के भौतिक स्वरूप, देश के भौतिक स्वरूप, सुंदरता और उपयोगिता, भौतिक स्वरूप, सुंदरता और उपयोगिता क्या करना चाहिए? और महत्व को समझना चाहिए। महत्व को क्या करें? समझना चाहिए। समझना चाहिए। यह केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, आपको लिखना है यह केवल ज्ञान प्राप्त करना ही
नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म है। हमारा कर्तव्य यानी कि धर्म, कर्तव्य भी है। आगे थोड़ा हम और लिख देंगे इसमें। आगे लिख देंगे, जब हम अपनी भूमि को अच्छी तरह जानेंगे और उसका सम्मान करेंगे तभी सच्चा राष्ट्र प्रेम विकसित हो सकेगा या होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि जब हम अपनी भूमि को जब हम अपनी भूमि को अच्छी तरह से क्या करेंगे, जानेंगे और उसका सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे तभी सच्चा राष्ट्र प्रेम विकसित होगा। तभी सच्चा राष्ट्र प्रेम विकसित होगा। राष्ट्र प्रेम विकसित विकसित होगा। बस इतना आपको कर देना है इसकी व्याख्या। जो हमारा यहाँ पे रेखांकन दिया है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। तो इसका हमें यहाँ पे इस प्रकार से व्याख्या कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने जिस प्रकार से लिखा है कि लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र की भावना का मूल आधार पृथ्वी है। जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ें जितनी गहराई से जुड़ी होती हैं पृथ्वी से, वह पेड़ उतना ही मजबूत और विकसित होता है। उसी तरह राष्ट्र की जड़ें भी अपनी भूमि भूमि गहराई जो इसी तरह राष्ट्र की जड़ें भी अपनी भूमि में गहराई तक जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, सुंदरता और उपयोगिता और महत्व को क्या है, समझना चाहिए। और महत्व करना चाहिए, समझना चाहिए। यह केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। जब हम अपनी भूमि को अच्छी तरह से जानेंगे और उसका सम्मान करेंगे तभी सच्चा राष्ट्र प्रेम विकसित होगा। इतना आपको इसकी व्याख्या कर देना है। ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो देखिए आपको लिखना है यहाँ से, भूमि का निर्माण देवताओं यानी देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। इतना आपको लिख देना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो इसका भी उत्तर हमें इसी में से ढूंढकर लिखना है कि भूमि के प्रति अगर हम जागृत होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए परिणाम क्या होगा, इतना आपको ढूंढना है कि परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे आप ढूंढिएगा कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रता क्या होगी, बलवती होगी। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। आगे है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो देखिए भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है लिख देना है। आगे देखिए इस प्रकार से ये हमारा जो है गद्यांश जो हमारा है हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें देखिए हमें 2 क्वेश्चन अभी और दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हमें कौन से दिए हैं, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है कि
यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यहाँ पे देखिए हमें इसका आंसर भी उसी गद्यांश में ढूंढकर लिखना है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो यह पृथ्वी है सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यहाँ पे भी इसका उत्तर देखिए, यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हमें और दिया हुआ है, तो वह क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए वह क्वेश्चन हमारा है कि हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? तो इसका भी उत्तर देखिए आप कैसे लिखेंगे, इसी में से ढूंढ कर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी, देखिए भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो इस प्रकार से आपको यह जो है गद्यांश सॉल्व करना है, तब आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार देखिए हमारा अगला गद्यांश भी है। देखिए हमारा दूसरा खा वाला क्या है, खा वाला गद्यांश कह रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यहाँ से हमारा रेखांकित अंश है, माता भूमि पुत्रों अहम पृथिव्या, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है गद्यांश। अब आइए इस पर भी आज तुम्हें 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चनों का आंसर हम समझते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछला गद्यांश पढ़ा उसी प्रकार से इस गद्यांश को भी हम सॉल्व करेंगे। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा संदर्भ उसको आपको लिख देना है। कैसे लिख देना है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है संदर्भ कॉपी में, यहाँ पे देखिए तुम्हारा एक ही संदर्भ जो रहेगा, सब में हमारा पूरे चैप्टर का संदर्भ एक ही होता है। तो इसका आपको लिख देना है, यहाँ पे देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिए राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। फिर है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इतना आपको लिख देना है। फिर है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखिए जन के कारण, लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इतना आपको देना इस क्वेश्चन का आंसर। फिर लास्ट में दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखा रेखांकित अंश है कि यहाँ पे देखिए पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इतना रेखांकित अंश है, तो हमें इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या हो जाएगा कि जो इस गद्यांश के अनुसार जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि पृथ्वी जो है मनुष्य और पृथ्वी का गहरा संबंध है। जैसे माता अपने पुत्र को पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें जीवन के आवश्यक सभी चीजें जैसे कि क्या है, अन्न जल वायु आश्रय प्रदान करती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि का सम्मान करे, उसकी रक्षा करे और उसके प्रति प्रेम व समर्पण की भावना रखे। इतना ही आपको लिख देना है। तो यहाँ से देखिए हम आपको लिख के दिखा देते हैं जिससे कि आपको नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम इसका जो है व्याख्या लिखते हैं। इसकी देखिए रेखांकन इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको, तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इसकी व्याख्या कैसे करना है। देखिए दूसरा जो हमारा दूसरे का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डाल देंगे व्याख्या। देखिए आप बुक लेके बैठेंगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि बुक में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए भाई हमारा दूसरा जो है, जो अभी हमने बताया आपका, वही इसी का हम व्याख्या कर रहे हैं कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है, देखिए आपको लिखना है कि जो यह पृथ्वी है, या लिखिए आप इस गद्यांश के अनुसार लेखक कहता है, इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक कहता है कि
लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं कि मनुष्य और जो पृथ्वी है, मनुष्य और पृथ्वी, पृथ्वी के क्या हैं? गहरे संबंध हैं। गहरे संबंध हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्र का क्या करती है? पालन पोषण करती है। पालन पोषण करती है। उसी प्रकार पृथ्वी भी हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें, जीवन के लिए आवश्यक सभी, सॉरी यहाँ पे आवश्यक सभी चीजें, जैसे कि अन्न, और फिर क्या? जल, और फिर आश्रय, यानी रहने का स्थान, आश्रय प्रदान करती है। प्रदान करती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है, या धर्म है, कर्तव्य है, तो क्या कर्तव्य है मनुष्य का? कि वह अपनी मातृभूमि की वह अपनी मातृभूमि का सम्मान करे। अपनी मातृभूमि का सम्मान करे, उसकी रक्षा करे, और उसके प्रति प्रेम व समर्पण की भावना रखे। प्रेम और समर्पण की भावना रखे। समर्पण की भावना रखे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो हमारा दूसरा गद्यांश है। दोस्तों देखिए, अगर आप वीडियो पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपको पूरे यूट्यूब पर इससे सरल वीडियो नहीं मिलेगा। तो अब आइए हमारा तीसरा गद्यांश। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया तीसरा गद्यांश। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। जन का प्रवाह अनंत है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक
राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो ये हमारा है गद्यांश। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझेंगे और लिखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जन का प्रवाह किस तरह है। तो जन का प्रवाह क्या है, अनंत होता है। इतना आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक आप चाहें जैसे मैंने आपको संदर्भ लिखना बताया वैसे आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं पाठ का शीर्षक जो है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा, तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, हमारा रेखांकित अंश है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतना हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये हमारा इतना रेखांकित अंश है, तो हमारी इसकी हम व्याख्या करते हैं। गा वाले का जो हमारा है तीसरा क्वेश्चन है, तो इसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद इनसे प्रश्नों का आंसर हम समझते हैं। तो देखिए, हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, यानी कि गा वाले का तीसरा क्वेश्चन जो है, ये भी हमारा क्या व्याख्या करने के लिए है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ पर भी। तो देखिए, तीसरे वाले का व्याख्या हम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक कहता है कि लेखक कहता है कि लेखक कहते हैं कि लेखक क्या कहता है कि इतिहास में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए हों, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय जन के जीवन का अमर और निरंतर जो उनकी अमरता है, निरंतरता प्रवाहित होती रहेगी। यह कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें प्रतिदिन संसार को सुखमय जीवन भर अमृत देती हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का स्वरूप भी तदात्म नहीं होता। तो हम ऐसे लिखेंगे कि लेखक कहता है कि इतिहास में इतिहास में चाहे कितने ही चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए हों, चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए हों, उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन राष्ट्र की जनता हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ती रहती है। वह नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए वह नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर प्रगति करती है। निरंतर प्रगति करती है। जनता का जीवन जनता का
जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। इन नदी जैसे बहती है उस तरह होता है। नदी के प्रवाह की तरह होता है। तरह होता है। नदी के प्रवाह की तरह होता है, जो कभी रुकता नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ता है। जो कभी रुकता नहीं बल्कि लगातार क्या करता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। फिर आगे आपको लिख देना है कि हमें देखिए क्या कह रहा है। शुरुआत में कहा था कि जो है सहस्त्रों वर्षों से जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि का जो राष्ट्रीय जन का जो है तदाद प्राप्त किया है। और फिर जब तक सूर्य की जो है किरणें हैं नित्य प्रातःकाल भुवन को क्या करेंगे, अपने जो है अमृत रूपी जो है किरण से भर देती रहेंगी, तब तक क्या है राष्ट्र का जो जीवन है इस पर राष्ट्र पर अमर है। इसको भी हम लिख देंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें जिस प्रकार सूर्य की किरणें जिस प्रकार से आगे थोड़ा कर लेते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें प्रतिदिन प्रातःकाल यानी सुबह संसार को क्या करते हैं, जीवनदायी अमृत से भर देती हैं। यानी किरण रूपी अमृत अमृत से भर देती हैं। उसी प्रकार राष्ट्र की जनता राष्ट्र की जनता का भी जनता भी है, जो राष्ट्र की जनता जनता भी है, वो जनता भी कभी समाप्त नहीं होती। जनता का भी जीवन जीवन कभी समाप्त नहीं होता। कभी समाप्त नहीं होता। बल्कि हमेशा जीवित और सक्रिय रहता है। जीवित और कहता है सक्रिय रहता है। रहता है। इतना आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर समझते हैं। अब हमें गद्यांश से ढूंढ कर ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सूर्य की रश्मियों का प्रभाव क्या पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपको हम सबसे अच्छे तरीके से इसका उत्तर बताएंगे। देखिए जब तक कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। फिर है घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए घाटों के निर्माण का आशय क्या है। जो घाटों के निर्माण का आशय या फिर अर्थ कह सकते हैं हम, जो है राष्ट्र का सतत विकास। घाटों का निर्माण है जो इसका अर्थ हो जाएगा राष्ट्र का
सतत निर्माण, इसका अर्थ हो जाएगा, लिख लीजिए राष्ट्र का सतत निर्माण, घाटों का निर्माण का जो अर्थ है। फिर है सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सततवाही का अर्थ है निरंतर बहने वाली, कभी रुकने वाला नहीं, निरंतर बहने वाला, सततवाही। सतत का अर्थ होता है लगातार, वाही का मतलब बहना, यानी सततवाही में लगातार बहने वाली। फिर है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो देखिए राष्ट्रीय जन ने सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया, इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। फिर है जन की सततवाही जीवन किस तरह है। तो जो जन का सततवाही जीवन है वो किस तरह से है, जो नदियां बहती हैं उस प्रकार से। देखिए यहाँ पे है जन का सततवाही जीवन जो है नदी के प्रवाह की तरह है। फिर है राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो देखिए जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, जन के प्रवाह से तात्पर्य है लोगों का प्रवाह, यानी लोगों का निरंतर आगे बढ़ना। फिर है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो देखिए जो यहाँ पे है, देखिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। इसी प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना रहता है बोर्ड एग्जाम में भी। फिर देखिए आगे हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण करना होता है। फिर है यहाँ पे हमारा कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह इसलिए कहा गया क्योंकि जिस प्रकार से नदी निरंतर आगे की तरह बहती है उसी प्रकार से लोग निरंतर आगे आगे बढ़ते हैं। फिर तदात्म और अजर शब्द का शब्दार्थ क्या है। तो देखिए तदात्म का अर्थ क्या होता है, तादात्म का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरे वस्तु के रूप में परिवर्तित होना, तादात्म कहलाता है। और फिर अजर, अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इस प्रकार से हमारा ये गद्यांश समाप्त हो गया। अब देखिए घा वाला गद्यांश हमारा क्या है, गद्यांश चौथा। तो यहाँ पे देखिए चौथा गद्यांश हमारा क्या है, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं फिर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी समझेंगे। कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है, यानी बिना सिर के शरीर के समान है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि के जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना, फिर आगे में दिया हुआ है अपनी अपनी भावना के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर क्या होता है, निर्भर है। तो ये हमारा है गद्यांश। अब देखिए हमें इस पर आधारित प्रश्न दिया है। तो पहला ही प्रश्न हमारा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है कि गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या तो आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं जैसे हमने आपको पहले गद्यांश में बताया है। फिर है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो देखिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो राष्ट्र का तीसरा अंग है राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है, यानी राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव हो सकती है। तो इसमें आपको देखिए, इसका आपको आंसर क्या लिखना है, देखिए इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे, देखिए संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि क्या है, संभव है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्या है इसका उत्तर, क्या हो जाएगा कि देखिए संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ज्ञान और कर्म। क्या है यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहते हैं, यानी ज्ञान और कर्म मिलकर क्या बनाते हैं। तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं कि ज्ञान और कर्म से क्या होता है, मिलने से क्या होता है। अभी इसी में से आपको हम ढूंढकर दिखाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि ज्ञान, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए, भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक संज्ञा की जो है क्या, संस्कृति। यहाँ से आपको लिखना है कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संस्कृति है, जो ज्ञान और कर्म दोनों से मिलने से प्रकाश की संस्कृति बनती है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, क्या है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेखांकित अंश क्या है, इसमें देखिए हमारा रेखांकित अंश क्या है, इसमें जो हमारा रेखांकित अंश है, कह रहा है बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दी जाए तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के विपट का पुष्प क्या है, संस्कृति है। तो ये हमारा जो है दिया है इसका रेखांकित अंश, तो हमें इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए अगर हमें दिया जाएगा तो इस प्रकार से दिया नहीं जाएगा, या तो हमें यहाँ से यहाँ तक दिया जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ तक दिया जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जितना दिया इतना हम यहाँ से देखिए, पहले हम यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम आपको बताएंगे तो आपको याद तो होगा नहीं, सिर्फ आप सुन लेंगे, तो मैं लिख के बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो देखिए इतने की हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। हमारा जो है चौथे वाले गद्यांश का जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं, आपको लिखकर दिखाएंगे साथ ही साथ में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। क्या हमारा है घा वाले का 5वां क्वेश्चन, व्याख्या। तो देखिए जो हमारा रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या हमें क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है कि वास्तव में क्या है, संस्कृति वास्तव में संस्कृति क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क है। मनुष्य का क्या है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग है। मस्तिष्क है और जो मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। सर्वाधिक
महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। क्योंकि मानव शरीर क्योंकि जो मानव शरीर का संचालन कौन करता है, मस्तिष्क करता है। मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण क्या होता है, उसी से होता है, मस्तिष्क से होता है, उसी से होता है। आगे आपको लिखना है कि जिस प्रकार मस्तिष्क रहित धड़ यानी बिना मस्तिष्क के शरीर, जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार से मस्तिष्क रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जाता, को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से बिना सर के आदमी को या मनुष्य को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से आप लिखेंगे, उसी प्रकार से उसी प्रकार संस्कृति के बिना उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास आप लिखेंगे, किसी राष्ट्र का विकास उन्नति और समृद्धि निहित होती है, उन्नति और समृद्धि क्या होती है, निहित होती है, निहित है। तो इतना आपको लिख देना है इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, बस इतना आपका ये व्याख्या हो जाएगा। फिर आइए अब हम आगे उसके प्रश्नों का आंसर जो है समझते हैं, प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक में हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन अब क्या बचा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, संस्कृति का क्या तात्पर्य है। तो देखिए संस्कृति का तात्पर्य क्या है, संस्कृति से तात्पर्य है हमारे रहने का, बोलने का, व्यवहार करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, संस्कृति है।
फिर है लेखक ने क्यों कहा कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। देखिए लेखक ने इसलिए कहा संस्कृत के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है क्योंकि संस्कृत के बिना क्या है मानव जीवन जो है क्या है बिना मस्तिष्क के धड़ के समान है, बिना मस्तिष्क के शरीर के समान है। राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? जो संस्कृति पर राष्ट्र के प्रति होती है उसे राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति दर्शाते हैं, यानी जो संस्कृति पर राष्ट्र के प्रति होती है उसे राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। कह रहा है किसी राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए? तो देखिए इसका आपको जो है आंसर इसी गद्यांश से ढूंढकर हम दिखाते हैं। कह रहा है कि किसी राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है या फिर किसी राष्ट्र का लोप जो होता है कब समझना चाहिए। तो देखिए राष्ट्र का लोप कब होता है, यहाँ पे देखिए यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में जो है संस्कृति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपके ये सभी क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम हमारा जो है अगला गद्यांश। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5वां गद्यांश क्या है, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं फिर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति के एक जैसे उदार भावना से संचालित होना चाहिए। ये हमारा है गद्यांश। इस पर आज देखिए हमें दिए हैं 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चनों का आंसर हम आइए समझते हैं सरल शब्दों में। कह रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हमने आपको बता दिया पहले, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इतना आपको लिख देना, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए हमारा किसी जन से लेकर यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है, तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए इसकी व्याख्या आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आपको देखिए पहले आपको लग देना किसी जन, फिर आपको लिख देना है आसमर्थ, बीच में आपको डेडस कर देना है, तब आपको लिखना है व्याख्या। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए आपको कैसे इसकी व्याख्या करना है, देखिए आपको इसकी व्याख्या कैसे करना है। ये जो हमारा है कितने का है, 5वां गद्यांश हमारा है। तो यहाँ पे हमारा है गद्यांश क्या है, 5वां गद्यांश है। तो कहाँ से कहाँ तक हमारा है, किसी जन, किसी जन से लेकर कहाँ तक हम व्याख्या कर रहे हैं, हम व्याख्या कर रहे हैं हमारे खंड कहाँ तक है, असमर्थ रहेगा, असमर्थ रहेगा। तो आइए व्याख्या हम करते हैं, यहाँ पैडिंग डालेंगे व्याख्या। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए आपको इसमें क्या लिखना है, लेखक कहता है कि, यानी कि लेखक कहते हैं कि, लेखक का कहते हैं, लेखक का आशय कुछ भी लिख सकते हैं, लेखक का आशय है, लेखक का आशय क्या है, किसी राष्ट्र किसी राष्ट्र किसी किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है, यानी तभी आगे बढ़ सकता है, किसी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके सभी
जब उसके सभी नागरिकों का समान रूप से विकास हो, समान रूप से क्या हो, विकास हो। समान रूप से विकास हो। यदि समाज के किसी एक वर्ग का व्यक्ति पीछे छोड़ दिया जाए, तो देखिए क्या होगा, समाज के यदि समाज के किसी एक वर्ग किसी एक वर्ग या व्यक्ति, यानी एक जाति या किसी एक व्यक्ति को क्या करें, पीछे छोड़ दिया जाए, पीछे छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या है, राष्ट्र जो होता है आगे नहीं बढ़ पाता, तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो राष्ट्र जो है आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे जैसे शरीर के किसी अंग में कमजोरी या क्या क्या है, अंधकार हो, तो पूरा शरीर क्या है, स्वस्थ नहीं रहता है। कोई एक अंग खराब हो जाए तो क्या है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता। जैसे कि शरीर के किसी एक अंग में, किसी एक अंग में, किसी एक अंग में क्या है, कमजोरी या अंधकार आ जाए, यानी कमजोरी आ जाए, कह सकते हैं कमजोरी हो जाए, तो पूरा शरीर स्वस्थ नहीं कहा जाता। तो पूरा शरीर स्वस्थ, जो पूरा शरीर क्या स्वस्थ नहीं रह जाता, स्वस्थ नहीं रह सकता। उसी प्रकार राष्ट्र का कोई भी भाग जो है कमजोर होगा, तो पूरा राष्ट्र ही कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार राष्ट्र का राष्ट्र का कोई भी भाग कमजोर होगा, तो पूरा राष्ट्र क्या होगा, तो पूरा राष्ट्र जो होगा कमजोर हो जाएगा, तो पूरा राष्ट्र कमजोर माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। कितना हो जाएगा, रेखांकित अंश की जो है व्याख्या। देखिए कितना जो हमारा है, इसके रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना इसकी व्याख्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी होगी। तो देखिए किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी होगी। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। फिर है
समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए? तो देखिए, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए? तो देखिए, इसका भी जो है आंसर हम इसी में से ढूंढकर लिखेंगे। कह रहा है कि समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत क्यों होना चाहिए? तो समस्त आपको लिखना है, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो है कोई भी जन पीछे ना छूट जाए। फिर देखिए है क्या कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? तो इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार प्राप्त है किस दृष्टि से प्राप्त है? तो ये राष्ट्र की दृष्टि से प्राप्त है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरूक प्रगति की एक जैसी भावना से संचालित होती है। इतना आप लिख दीजिएगा कि इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। या फिर इसका उत्तर लिख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से? राष्ट्र की दृष्टि से जो है प्राप्त है। उसके बाद देखिए हमारा अगला जो है गद्यांश क्या है? तो देखिए 6वां गद्यांश हमारा क्या है? कह रहा है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करती है, जिस प्रकार से कई नदियां मिलकर समुद्र में मिल जाती हैं, एक रूप में हो जाती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वयुक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। ये हमारा है गद्यांश। अब देखिए हमें इस पर आधारित प्रश्न दिया है, पहले हम इस प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? देखिए, तो आपको लिखना है कि जिस प्रकार जंगल में अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो ये समानता है। फिर है, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? तो देखिए कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? तो विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना जो है किससे की गई है? जंगल में अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियों के आधार पर की गई है। फिर है, अदम्य और अविरोधी शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए अदम्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अदम्य शब्द होता है इसका अर्थ होता है जिसको दबाया ना जा सके, जिसको पीछे ना छोड़ा जा सके, जिसको क्या है? दबाया ना जा सके। उसका था अविरोधी। अविरोधी यानी जो विरोध ना करे वो अविरोधी होता है। उसके बाद हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए 6वें का हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहाँ पे समन्वयिक जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। इतने का हमें व्याख्या करना है। तो आइए हम इतने की हम क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। देखिए इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है। देखिए हमारा जो गद्यांश है क्या है? 6वां गद्यांश यानी कि चा वाला गद्यांश है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चा वाला गद्यांश। हमें किसकी व्याख्या करना है? देखिए कहाँ तक हमारा है? समन्वय युक्त से लेकर कहाँ तक? रूप है। इस प्रकार से हमें इसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, व्याख्या करते हैं हम। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, कैसे आपको इसकी व्याख्या करना है। देखिए आपको लिखना है कि लेखक कहते हैं कि जब समाज और राष्ट्र के लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की भावना और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए जीवन जीते हैं। कि जब समाज और राष्ट्र
समाज और राष्ट्र के लोग, समाज और राष्ट्र के लोग क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की एक दूसरे की भावनाओं भावनाओं और संस्कृतियों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। सम्मान करते हुए क्या करते हैं, जीवन जीते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं। तो क्या होता है, तो वही राष्ट्र का सबसे श्रेष्ठ और सुंदर स्वरूप होता है। तो वही राष्ट्र का सबसे श्रेष्ठ और क्या, और सुंदर स्वरूप होता है। और सुंदर स्वरूप होता है। आगे देखिए, आगे आपको लिखना है कि लेखक बताना चाहता है, लेखक कहना चाहता है कि अलग अलग विचार, यहाँ पे लिखेंगे अलग अलग विचार, संस्कृतियाँ और जीवन शैलियाँ और जीवन और जीवन शैलियों शैलियों के होने के बावजूद, होने के क्या बावजूद, यदि उनमें आपसी यदि उनमें आपसी तालमेल हो, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, यानी मिलाप, तालमेल हो तो राष्ट्र क्या होता है, मजबूत और समृद्ध बनता है। तो राष्ट्र मजबूत और क्या बनता है, और समृद्ध बनता है, मजबूत और समृद्ध बनता है। जैसे जैसे नदियां मिलकर समुद्र में एकता प्राप्त करती हैं, एकत्र होकर समुद्र बनाती हैं, जैसे कि नदियां एकत्र होकर या फिर मिलकर समुद्र में एकता प्राप्त करती हैं, समुद्र में एकता प्राप्त करती हैं। जैसे कि नदियां, अनेक नदियां मिलकर समुद्र में मिल जाती हैं, इधर उधर से बहकर,
तो क्या होता है, उसी प्रकार लोगों का समन्वित जीवन ही राष्ट्र का सुदृढ़ और सुंदर जीवन बनाता है। उसी प्रकार लोगों का समन्वित जीवन, लोगों का समन्वित जीवन ही क्या करता है, राष्ट्र का सुदृढ़ और क्या करता है, राष्ट्र को सुदृढ़, मजबूत और सुंदर बनाता है। राष्ट्र को मजबूत और सुंदर बनाता है। और सुंदर बनाता है। ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां से यहां तक की ये व्याख्या हो जाएगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद देखिए हमारा है 6वां गद्यांश। तो देखिए अब हमारा है 7वां गद्यांश। तो गद्यांश क्या, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं फिर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह यानी शरीर को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनपढ़ यानी अनेक प्रकार के अनगढ़ अनगिनत नग्न बिंद, नग्न का अर्थ होता है रत्न, बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते चमकते रहते हैं। उनको जब कोई चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वह अनमोल हो जाते हैं देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य। आगे देखिए हमारा क्या है, और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये हमारा है गद्यांश। इस पर देखिए प्रश्न दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ या फिर उक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इतना हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो इसमें देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है रेखांकित अंश, इसमें कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, इसका हमें व्याख्या करना है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए 7वां वाला जो गद्यांश है, हम 7वें वाले गद्यांश के आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए जो हमारा गद्यांश है 7वां, कहाँ से, धरती माता से लेकर कहाँ तक हमारा करना है, पोषण मिला है। इसकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है इतने की। तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, देखिए लेखक कहते हैं कि, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेखक कहते हैं कि, लेखक क्या कहते हैं कि पृथ्वी की महानता, पृथ्वी की
महानता और उसकी संपदा का वर्णन। और उसकी संपदा का वर्णन। और उसकी संपदा का वर्णन कर रहा है। वर्णन कहते हुए कहते हैं, लेखक कहते हैं कि पृथ्वी की महानता और संपदा, उसका वर्णन, उसका वर्णन करती है। कि धरती माता की धरती माता की कोख में कोख यानी गोद में, उनके कोख में, उनके अंदर, धरती के अंदर कोख में अनगिनत अनगिनत मूल्यवान खनिज, मूल्यवान खनिज, मूल्यवान खनिज और धातुएं भरी हुई हैं। और धातुएं भरी हैं, जिनके कारण पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। वसुंधरा यानी रत्नों को धारण करने वाली, जिसके कारण पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। वसुंधरा कहा जाता है। कहा जाता है। लाखों करोड़ों वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों से ये धातुएं पृथ्वी पृथ्वी के अंदर विकसित हुई हैं। पृथ्वी के अंदर विकसित हुई हैं। फिर आगे आपको लिखना है, विकसित हुई हैं नदियां दिन रात, नदियां दिन रात बहकर पहाड़ों को काटती हैं। पहाड़ों को क्या करती हैं? काटती हैं। पहाड़ों को काटती हैं और पीसती हैं। और पीसती हैं, जिससे अनेक प्रकार की मिट्टियां बनती हैं और पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ता है, यानी पृथ्वी की देह को सजाती हैं, जिससे अनेक प्रकार की क्या बनती हैं? अनेक प्रकार की मिट्टियां बनती हैं। मिट्टी बनती है और पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ता है। पृथ्वी का क्या होता है? और पृथ्वी का क्या होता है? सौंदर्य बढ़ता है। सौंदर्य बढ़ता है।
बढ़ता है। बस इतना ही आपको इसकी व्याख्या में लिखना है, आपका ये व्याख्या पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आगे क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें हमारा है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, यानी धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो देखिए धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, इसका उत्तर भी हम इसी में से ढूंढ कर लिखेंगे। देखिए धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण उन्हें वसुंधरा कहते हैं, वसुंधरा कहलाती हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। देखिए किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, इसका भी आंसर हम इसी में से ढूंढ कर लिख लेते हैं। सब आपको इसी में से दिया रहेगा, बस आपको ढूंढ कर लिखना है। देखिए दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसी प्रकार से आपको कोई भी गद्यांश है आप सॉल्व कर लेंगे, आपको तरीका मालूम हो जाना चाहिए। उसके बाद ये क्या है, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। देखिए आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है वो क्या है। देखिए आर्थिक विकास के लिए कौन सी चीजें आवश्यक हैं। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के लिए क्या होता है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के लिए क्या है, ज्ञान आवश्यक है। फिर है अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। तो धरती माता की कोख में जो है अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है गद्यांश जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला गद्यांश क्या है। उसके बाद देखिए हमारा अगला गद्यांश है गद्यांश नंबर 8वां। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इनके प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे। तो गद्यांश है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। तो यहाँ से रेखांकित अंश है कि यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो ये हमारा गद्यांश है। इस पर आधारित भी हमें क्वेश्चन दिए, आइए हम इन क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ हमारा वही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये हमारा संदर्भ हो जाएगा, चाहे आप लिख दीजिएगा शीर्षक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसका रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यद्यपि बाह्य से लेकर आनंदित होता है, इतना हमारा रेखांकित अंश है, तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम आगे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। तो इसकी हम पहले व्याख्या कर लेते हैं। हमारा जो है 8वां जो हमारा गद्यांश है, कितना है, 8वां गद्यांश है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश जो हमारा है ये यहाँ से हमारा जो गद्यांश कहाँ से कहाँ तक में लिखना है, यद्यपि बाह्य, यद्यपि बाह्य से लेकर कहाँ तक हमारा है, होता है, यानी आनंदित होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके बीच में हम डैश डैश कर देंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। तो देखिए इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, क्या लिखना है आपको इसकी व्याख्या में। देखिए इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो हमें हो जाएगी लेखक कहता है कि, लेखक कहते हैं कि, यहाँ पे हम लिखेंगे
लेखक कहते हैं कि क्या कहते हैं कि संसार की विभिन्न संस्कृतियां बाहर से देखने पर विभिन्न संस्कृतियां बाहर से देखने पर क्या होती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं, अलग 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 दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं क्योंकि उनके रीति रिवाज क्योंकि उनके रीति रिवाज कला, भाषा और जीवन और क्या और जीवन शैली क्या है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है, भिन्न होती है यानी कि अलग होती है। लेकिन यदि हम भीतर से देखें तो सभी संस्कृतियां का मूल सभी संस्कृतियों का मूल भाव एक ही होता है, एक ही होता है। आगे में लिखना है आनंद और मानवता की भावना, आनंद और क्या मानवता की भावना, मानवता की भावना। बस इतना ही हो जाएगा हमारा इस गद्यांश का जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या। इतना हो जाएगा ये गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। इतने की व्याख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या इतनी हो जाएगी। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार कर प्रसन्नचित्त होता है। देखिए कह रहा है कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार कर प्रसन्नचित्त होता है। तो इसका हमें क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता और उससे आनंदित होता है। इतना आपको लिख देना है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर है राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रीय जन होते हैं, देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो इसका भी उत्तर वही हो जाएगा कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा।
फिर है प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो देखिए, जो व्यक्ति सहृदय होता है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संस्कृति के, चलिए इसको, यहाँ पे हमारा विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। क्या है, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। विश्वव्यापी मतलब कि पूरे विश्व में जो व्याप्त हो, पूरे विश्व में फैला हो। आंतरिक आनंद मतलब कि अंदर आनंद, कि आंतरिक यानी आप आनंदित हैं, यानी अंदर आपको सुख मिल रहा है, यह होता है आंतरिक आनंद। इसका यही अर्थ होता है। इसके बाद देखिए हमारा अगला गद्यांश क्या है। तो देखिए अगला गद्यांश हमारा क्या है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि की, हमारा कितना, ये हमारा जो है 9वां गद्यांश है। कितना है, 9वां गद्यांश ये हमारा है। तो देखिए कह रहा है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक क्या है, निष्कारण धर्म है। तो ये हमारा गद्यांश है। इस पर आधारित में 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चनों का आंसर हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, यानी पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए जो शीर्षक है पाठ का है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो देखिए यह जो है प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर आगे है मर्यादा, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। तो देखिए यहाँ पे है, इसी चट्टान राष्ट्र का चिर पर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। आगे है, किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। कह रहा है किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे लिखना आपको, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। उसे ही जो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। जो अपनी धरती के प्रति अपने अनुराग और सेवावृत्त पुत्र का भाव रखता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। फिर है, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। तो देखिए माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो इसमें हमारा रेखांकित अंश नहीं दिया है, तो हमारा इसमें उसका हमें व्याख्या नहीं करना था। तो इतना 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चनों का आंसर भी आप इसी में से ढूंढकर मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए हमारा 10वां गद्यांश हो क्या है। यहाँ पे देखिए 10वां गद्यांश जो हमारा है, इसको पर समझ लेते हैं हम। जो 10वां गद्यांश है, तो यहाँ पे देखिए जो 10वां गद्यांश हमारा है क्या है। कह रहा है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर और उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों, यानी कि निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के समान क्षेत्र हैं, यानी सब जातियों के समान क्षेत्र हैं, समान अधिकार हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है।
किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। तो ये हमारा है 10वां गद्यांश। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? देखिए, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी होगी। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए हमें आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर हमारा क्वेश्चन है कि सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सौहार्द शब्द का अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण व्यवहार, और प्रांगण शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी पृथ्वी पृथ्वी चारों से घिरी, उसके प्रांगण में हम लोग हैं, तो ये हो जाएगा। फिर दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है, यहाँ से लेकर हमारा जो है जनों से भरे हुए हैं, ये हमारा रेखांकित अंश है। तो आइए हम इतने की व्याख्या करते हैं 10वें नंबर गद्यांश का। तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं, जो हमारा गद्यांश नंबर 10 है उसकी। तो देखिए, हमारा ये 10वां गद्यांश है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आड़ा वाला है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक हमारा है, पृथ्वी पर से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। अब आइए इसकी हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। देखिए इसकी व्याख्या को कैसे करना है, बस यही लास्ट गद्यांश हमारा बचा हुआ, इसके बाद आपका जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इसकी व्याख्या को कैसे करना है। देखिए, लेखक इस गद्यांश के अनुसार, देखिए लेखक कहता है, आप लिखेंगे लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि जैसे एक माँ, जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों को समान समान प्रेम से देखती है, समान प्रेम भाव से देखती है, प्रेम से देखती है। क्या होती है, समान भाव से जो माता अपने सभी पुत्र को जिस प्रकार से देखती है, वैसे ही पृथ्वी पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी क्या है, समान है, समान है। उनके बीच ऊंच नीच जाति, धर्म या भाषा के आधार पर
के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे आपको इसमें लिखना है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। के लोग रहते हैं। कोई नगरों में, नगर यानी कि कोई शहर में रहता है तो कोई गांव में रहता है। कोई नगरों में, कोई गांवों में, कोई गांवों में तो कोई जंगल में रहता है। कोई जंगलों या पर्वतों में, या पर्वतों में रहता है। उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। भाषा धर्म सब अलग होता है। उनकी भाषाएं, धर्म और जीवन शैली, धर्म और जीवन शैली क्या है, अलग अलग हो सकती है। अलग अलग हो सकती है। हो सकती है। अलग अलग हो सकती है। फिर भी वह, फिर भी वह सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। इसलिए उनके बीच एकता और भाईचारा का भाव रहना चाहिए। इसलिए उनके बीच एकता और क्या, भाईचारा का भाव होना चाहिए या बना रहना चाहिए। भाईचारा का क्या है, भाव बना रहना चाहिए। बना रहना चाहिए। ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उन क्वेश्चनों का आंसर समझ लेते हैं, फिर हमारा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर है पुत्र को समान भाव से कौन देखती है। तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से देखती है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर समान अधिकार का भागी कौन है। समान अधिकार का भागी कौन है। तो देखिए यहाँ पे इसका आपको आंसर दिखाते हैं कि समान अधिकार का भागी कौन है। तो देखिए समान अधिकार का भागी कौन है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का क्या है, भागी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो पृथ्वी पर किसका विस्तार जो है अनंत है। तो पृथ्वी पर देखिए जननी लोगों का विस्तार जो है अनंत है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का जो है क्या है, विस्तार अनंत है। उसके बाद है पृथ्वी और जनपद का अर्थ लिखिए। तो देखिए पृथ्वी अनंत और जनपद का अर्थ लिखिए। तो अनंत का अर्थ क्या होता है, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, और जनपद का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और इसका अर्थ जिला भी होता है। जैसे छोटा टुकड़ा, जैसे कि देखिए आपका जिला क्या है, मान लीजिए आपका जिला जैसे कोई है, तो जिले का जो भाग उतना टुकड़ा हो गया, जमीन का टुकड़ा है वो आपका जिला हो गया। एक गांव हो गया वो आपका टुकड़ा हो गया, ये जितना टुकड़ा आपका गांव है। तो जनपद भी होता है जमीन का टुकड़ा मान सकते हैं, भूमि का टुकड़ा, या फिर इसका अर्थ जिला होता है और फिर भूमि का टुकड़ा भी होता है। दोनों में से आप कुछ भी लिख दीजिए, दोनों सही रहेगा। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो इस प्रकार से क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें जो द्वितीय प्रश्न दिए ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो इसका कोई मतलब है नहीं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आता है, और आपका जो है साहित्यिक परिचय आता है। तो साहित्यिक परिचय हमने पहले बता दिया, और पूरा चैप्टर हमने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप वैसे ही पूरे चैप्टर की व्याख्या कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।